हेलो एवरीवन, मैं अनुशिका सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एविडेंस की, जो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। मैंने बाकी सारी चीज़ों को डिफ़ाइन कर भी दिया था, लेकिन मैं इसके लिए अलग से वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो काफ़ी बड़े भी हैं और इसका एक केस लॉ है, बहुत अच्छा जजमेंट भी आया था उसका। और सर्कमटेंशियल एविडेंस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा केस समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट एविडेंस की और इनडायरेक्ट एविडेंस, यानी कि सर्कमटेंशियल एविडेंस की। तो डायरेक्ट एविडेंस डायरेक्टली एड्रेस करते हैं फैक्ट इन इशू और मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी को बिटवीन द पार्टीज़। ये इंक्लूड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। जैसे कि एग्जाम्पल है कि ए विटनेस है कि बी ने सी को मारा है चाकू से, और ए ने ये करते हुए देख लिया। तो क्या हुआ कि अब ए ने तो मारते हुए देख ही लिया है, तो ए क्या हुआ, विटनेस हुआ, टेस्टिमनी ऑफ द मर्डर। ठीक है। तो उसके बाद तो और जो इनडायरेक्ट एविडेंस यानी कि सर्कमटेंशियल एविडेंस होते हैं, वो डायरेक्ट एविडेंस की तरह नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट प्रूव भी नहीं कर पाते हैं कोर्ट को कि हाँ ये इसने मर्डर किया है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता। तो सर्कमटेंशियल एविडेंस होते हैं एक इनडायरेक्ट रूट प्रूव करने का और डिसप्रूव करने का फैक्ट इन इश्यूज़ को। जैसे कि किसी ने मतलब यानी कि बी ने सी को मारा है, लेकिन क्या प्रूफ है, उसके लिए सर्कमटेंशियल प्रूफ्स होंगे। जैसे कि किस चीज़ से मारा है, कब आया था वो, कैसे मारा गया है, किस टाइम मारा गया था, क्या लड़ाई थी। यही सारी चीज़ें हैं सर्कमटेंशियल एविडेंस की। और कुछ 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द सर्कमटेंसेस एविडेंस के हैं, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर सर्कमटेंशियल एविडेंस का एक केस लॉ डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला सर्कमटेंशियल एविडेंस ये है कि द सर्कमटेंस जो फैक्ट्स फ्रॉम द विच द कंक्लूजन ऑफ द गिल्ट टू बी ड्रॉन शैल बी क्लियरली एंड फुली इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है द फैक्ट सो इस्टेब्लिश शुड बी अ कंसिस्टेंट विद द ओनली हाइपोथेसिस एंड दैट इज the guilt of the accused. No other hypothesis should be a possible. थर्ड है हमारा द सर्कमटेंसेस शुड बी अ कॉन्क्लूसिव नेचर और टेंडेंसी होनी चाहिए। कॉन्क्लूसिव नेचर होना चाहिए और टेंडेंसी होनी चाहिए। और सर्कमटेंस शुड बी अ एक्सक्लूड every other possibility or hypothesis except the one to be proved. और लास्ट है हमारा द चैन ऑफ द सर्कमटेंशियल एविडेंस शुड बी सो completed that it does not leave any reasonable ground for the innocence of the accused, and it must show that in all human probability that act must have been done by a accused only. ठीक है। अब इसका एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस है। तो गाइस इस केस का नाम है संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू CBI। तो केस नंबर था क्रिमिनल अपील नंबर 87 ऑफ 2007। एपिलेंट कौन था, संतोष कुमार सिंह। रिस्पोंडेंट कौन था, स्टेट थ्रू CBI। बेंच किस किस की थी, जस्टिस हरजीत सिंह बेदी एंड जस्टिस चंद्रमुरली KR प्रसाद। तो हम पहले बैकग्राउंड जानते हैं केस के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या उसका बैकग्राउंड थे इस केस की। तो स्टार्ट करते हैं अपने केस को। इसमें प्रियदर्शनी मुट्टू होती हैं, 25 ईयर्स ओल्ड लॉ स्टूडेंट। वो क्या होता है, वो फाउंड होती हैं रेप्ड, यानी कि उनके साथ रेप किया जाता है। कहाँ पे, मतलब उनका मर्डर हो जाता है कहाँ पर, दिल्ली में, रेजिडेंस ऑन जनवरी 23, 1996। ठीक है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन जो CBI सबमिट करती है चार्जशीट, संतोष कुमार वॉज नेम्ड एज अ एक्यूज्ड पार्टी। ठीक है। विद इन अ फ्यू मंथ्स द चार्जेस वर ब्रॉट अगेंस्ट हिम। द ट्रायल ऑफिशियल बिगन फ्रॉम द एडिशनल सेशनल जज। संतोष कुमार वॉज फाइनली एक्यूटेड इन 1999 by the additional sessional judge after the 2 long years. The Delhi court accepted the CBI appeal the next year, which was the justice after the 6th year of the fighting. Santosh Singh was found guilty by the High Court and given the death penalty. Santosh Singh challenged the High Court
ruling the Supreme Court. The death sentence from the High Court had been put on hold by the Supreme Court. The death punishment was charged to the life in prison, but the Supreme Court upheld संतोष कुमार सिंह कन्विक्ट। अब मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट तो आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब अपने पहले हम समरी पढ़ते हैं केस की कि आखिर केस में हुआ क्या था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपने केस को। तो फैक्ट्स मैं बता दूं इस केस के, जो डिसीज थी, मतलब डिसीज मैं बोलूँगी तो इसका मतलब प्रियदर्शनी मट्टू, ठीक है। तो वो क्या थी, लॉ स्टूडेंट थी, सेम फैकल्टी कॉलेज में, वेयर द एक्यूज संतोष कुमार जो थे वो भी वहीं पे स्टडी किया उन्होंने लॉ, बीइंग द सेम स्टडी प्लेस, मतलब कि वहाँ पर एक जगह पढ़ाई उन्होंने की है। तो जो एक्यूज्ड है, तो जो संतोष कुमार है, वो अट्रैक्ट हुए किससे, प्रियदर्शनी मट्टू से, डिसीज थे। तो जब भी वो मतलब वहाँ से जाती थी तो वो ना उन्हीं को पीछा करते रहते थे, और उनके कैंपस में जाकर क्या कहते हैं, बाइक को रोक लेना, उनको हैरेस करना, इंटिमेटेड करना, और उनको बहुत सारी रिक्वेस्ट करना, और जैसे उनको बहुत ज़्यादा बोलना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये और वो। लेकिन जो प्रियदर्शनी मट्टू थी, उन्होंने कई बार उनको मना भी किया कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, और उन्होंने काफ़ी बार जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल एक बार बोल देते कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कई बार कहा था, फिर वो जब भी नहीं मानते तो उन्होंने क्या किया, जो प्रियदर्शनी मट्टू थी उन्होंने कंप्लेन फाइल करी थी 1995 में, और उन्होंने कई बार कंप्लेन फाइल करने के बाद उनको एडवाइस भी किया गया था प्रॉपरली कि वो ऐसा ना करें, बार बार उनका पीछा कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने कई बार बहुत सारी रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन वो ऐसा करने से नहीं मानता, वो फिर भी ऐसे ही करता है। और उन्होंने फिर कई कंप्लेंट भी करी, लेकिन और जब उन्होंने फिर कंप्लेन की, उसके बाद संतोष कुमार ने क्या किया कि उनके जो प्रियदर्शनी मट्टू हैं, डिसीज्ड हैं, उनके ऊपर एक फॉल्स रिपोर्ट करी कि जो प्रियदर्शनी मट्टू हैं, डिसीज्ड हैं, वो एक ही कॉलेज से 2 एकेडमिक कोर्स कर रही हैं सेम टाइम, सेम यूनिवर्सिटी से, जो कि रूल्स के ख़िलाफ़ है, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि जो रिपोर्ट है वो फॉल्स रिपोर्ट प्रूफ हुई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो रिवेंज ले सके, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट की थी, तो वो रिपोर्ट तो हो गई फॉल्स, और वो ऑलरेडी पास आउट थी एमकॉम। कब उन्होंने पास आउट की थी, 1991 में पास किया था प्रियदर्शनी मट्टू ने एमकॉम, ये फॉल्स हो गया। अब क्या हुआ कि 6 नवंबर 1994 अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, द एक्यूज्ड, जो एक्यूज था उसको डिसीज्ड के आसपास देखा गया था, और जबकि वो अकेले घर पे रह रही थी। मतलब क्या हुआ था कि प्रियदर्शनी का पेपर था एक दिन, तो वो अपने मतलब जब उन्होंने कई बार कंप्लेंट फाइल की थी, तो उनको एक वो मिल गए थे, उनको बॉडीगार्ड जैसे एक कांस्टेबल को उनके साथ रहने के लिए बोल दिया गया था, क्योंकि वो बार बार परेशान कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि जब वो पेपर दे के जा रही होती हैं, उनके उस दिन पेरेंट्स जो है जिस दिन 6 नवंबर 1995 को उनके पेरेंट्स गए हुए थे दूसरे पटियाला हाउस, उनका भी कुछ कोर्ट में काम होता है, तो उस कोर्ट में गए हुए थे। तो उस दिन घर पे भी कोई नहीं था, तो प्रियदर्शनी मट्टू ने बोला, जो उनके साथ उनके हेड कांस्टेबल थे, कि आप अभी चले जाओ, अभी तो मैं घर पे हूँ, पेपर दे के वो आ चुकी थी, तो उनको घर जाने के लिए बोल देती हैं। लेकिन क्या होता है कि उस बीच में जो ना तो उनका घर का जो माली होता है, मतलब एक घर में काम करने वाला, वो भी उस टाइम चला जाता है, कोई भी घर पर नहीं होता है, ठीक है। तो आई विटनेस, इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, तो वो डिसीज्ड के आसपास दिखता है। कैसे, वो घर पे अकेली होती हैं, वो घर में आता है और उनके साथ रेप कर देता है, ठीक है। तो रेप करने के बाद उनको हेलमेट से 14 टाइम्स उनको हिट करता है मुंह पे, मतलब उनको मारा है तो 14 टाइम्स उनके फेस पे, और जो वाइज़र है उसके हेलमेट का, वो कहाँ पड़ा होता है, ज़मीन पर,
ठीक है, और उनके वायर से उनको स्ट्रैंगल्ड कर रखा है ये। तो ये सारी चीज़ें एक्यूज़ जब एक्यूज़ को पकड़ा गया था तब देखा गया था कि उसके पास कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, कितनी सारी चीज़ों को, मतलब ये सारे विटनेस थे। तो जो उनकी फैमिली है उन्होंने डायरेक्ट किसको बोला था कि कौन है, जिस दिन वो घर मतलब वापस आ रही होंगी पेपर देके, जब उनके घर वाले नहीं होते हैं, तो जो उनका हेड कांस्टेबल होता है उसने भी देखा होता है कि जो संतोष कुमार है उनके हेलमेट में वाइज़र लगा होता है, वो उसका पीछा भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो प्रियदर्शनी मट्टू उसको बोल देती हैं, जो हेड कांस्टेबल है, कि आप चली जाइए, मैं खाना आप ना जब मैं 5-6 बजे करीब आ जाइएगा, जब मैं आपको फ़ोन करूँ तब आ जाइएगा, तब तक आप आराम करिएगा, ठीक है। उस बीच में वो आता है, ठीक है। और जो जब आता है तो उसको एक वो होता है वॉचमैन होता है, वो भी देखता है वहाँ पे, 2 उसके नेबर्स भी देखते हैं प्रियदर्शनी की मुट्टू के कि कोई आया है, उनको वो भी विटनेस्ड हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट में ये चलता है, ठीक है, केस। जब उसके पेरेंट्स, प्रियदर्शनी की मुट्टू के पेरेंट्स वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी की लाश बॉडी के मतलब आधी बॉडी बेड के नीचे पड़ी होती है, आधी बाहर, और वाइज़र के टुकड़े पड़े होते हैं। तो उनकी जो मदर है उनको डायरेक्ट बोलती है कि ये मर्डर संतोष कुमार ने किया है। और संतोष कुमार के जो फादर थे वो जॉइंट कमिश्नर पुलिस दिल्ली के थे, तो वो केस ट्रांसफ़र कर देते हैं सीबीआई को। तो ट्रायल कोर्ट में केस चला है और बहुत सारे डाउट्स भी थे, बहुत ही ज़्यादा। तो एविडेंस जो है एक्सेप्ट नहीं किए गए थे अंडर द सेक्शन ऑफ 45 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। डिस्पाइट दिस डिसीजन मेड बाय द ट्रायल कोर्ट, द हाई कोर्ट overturned the decision by the stating that the DNA fingerprints report are conclusively established by the guilt of the accused. Hence, the High Court convicted the accused under the charge of the Section 302 and 376 IPC, sentenced him to the death. अब issues क्या उठे थे? 2 issues उठे थे. Was the accused liable under the charge of Section 302 and 376 of IPC? Did the accused ought to have a death penalty or the life imprisonment? तो जजमेंट आया था 2007 में. The accused preferred a appeal to Supreme Court against a death penalty awarded by the High Court. तो हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी, लेकिन on 6 October 2010, the Supreme Court charged accused under the same charge 302 and 376 of IPC as given by the High Court, but the death penalty was dismissed and the accused was awarded with the life imprisonment. मतलब उसकी जो डेथ पेनल्टी उसे डिसमिस्ड कर दिया गया था, उसे अवॉर्ड किया गया था लाइफ इम्प्रिजमेंट, एज देयर वर सम थिंग्स इन हिज फेवर, दैट इज़ अ बैलेंस शीट एंड द एविडेंस वॉज नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपरली. बस एविडेंस क्या थे कि लोगों ने देखा था, वो काफ़ी दिन से पीछा करा था, कोई बिल्कुल ठोस एविडेंस नहीं था, इसी वजह से, ठीक है, यही मैं समझाना चाह रही थी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है. सेक्शन 302 है पनिशमेंट फॉर मर्डर और 376 है पनिशमेंट ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बस.